हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं मिस्कुला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों BA सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका होम साइंस है। होम साइंस जिनका सब्जेक्ट है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो ये पेपर आने वाले हैं, यानी पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें ये मॉडल पेपर बहुत ही लाभदायक होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे और पुराने छात्र छात्राएँ एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहे। और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो आज आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा और आपको कुछ चीज़ें ये नॉलेज हो जाएगी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका पेपर यानी कि प्रश्न कैसे आता है, हमें तैयारी कैसे करना है। तो प्रश्नों के साथ साथ आपका आंसर भी मिलता रहेगा और आपको ये भी स्पीड भी बन जाएगी कि सॉल्व कैसे करना है, क्या कौन सा प्रश्न में सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करनी होगी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। क्लास में कैसे प्रश्न आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका होगा BA सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस एंड गृह विज्ञान। प्रश्न पत्र आपका होगा वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का परिचय। ये आपका पेपर होगा, इनकी प्रश्न पत्र होगा। ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। इसको हम इंग्लिश में बात कहेंगे तो प्रश्न पत्र का आपका होगा कि इंट्रोडक्शन टू क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान तथा पारिवारिक संसाधन प्रबंधन का परिचय। तो ये आपका प्रश्न पत्र हो गया। प्रश्न पत्र में आपका खंड आ से सभी प्रश्न करने हैं आपको, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो आपको यानी कि 50 शब्दों में देना है। टाइम आपका 2 घंटा निर्धारित किया गया है और मैक्सिमम जो मार्क्स दिए गए हैं वो आपका 30 नंबर का टोटल प्रश्न आपका दिया गया है। ये आपका यानी कि फिर आपका आता है पहले का फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि वस्त्रों का मानव जीवन में महत्व बताइए, यानी कि जो मानव जीवन में है वो वस्त्र का महत्व क्या क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि वस्त्रों में जो व्यक्ति यानी कि वस्त्रों का जो महत्व दिया गया है वो निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया गया है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर में आपका जो निर्धारित किया गया है उसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर पे कि वस्त्र न केवल शरीर को आवरण प्रदान करते हैं बल्कि सौंदर्य वृद्धि में भी सहायक होते हैं। सेकंड नंबर कि वस्त्र व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने में भी वस्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर थर्ड नंबर में आप लिखेंगे कि व्यक्ति वस्त्रों के द्वारा अपनी संपन्नता का प्रदर्शन कर सकता है। 4 नंबर में कि कार्य से संबंधित कठिनाइयों से बचाव के लिए जैसे जल, ऊष्मा, ठंडक आदि जैसे सुरक्षा करके मनुष्य अपनी कार्य क्षमता को बनाए रख सकता है अथवा उसमें वृद्धि कर सकता है। तो वस्त्रों के लिए जो मानव जीवन में महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो आपके जो सौंदर्य है उसको बढ़ाता है, आपके तन को ढकता है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके ठंडी, गर्मी और बरसात के लिए अलग अलग तरीके से आपको कपड़े मिलते हैं। तो ये वस्त्र आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। फिर आपका आता है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए कि फाइब्रिन या सेरिसिन क्या है। अब आप चाहे फाइब्रिन बोलिए या सेरिसिन बोलिए, दोनों बात एक ही, यानी कि फाइब्रिन एवं सेरिसिन क्या है। इसमें लिखेंगे फाइब्रिन और सेरिसिन। फाइब्रिन क्या होता है और सेरिसिन क्या होता है। हेडिंग डालेंगे फाइब्रिन। अब फाइब्रिन क्या होता है ये चीज़ें आपको हम बताएंगे। अब फाइब्रिन होता है जो कोकून आप लोग जानते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो कोकून के बारे में। कोकून से जो रेशा निकाला जाता है उसे हम फाइब्रिन कहते हैं, यानी कि जो कोकून होता है उससे जो निकला हुआ रेशा, जो उससे रेशा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाइब्रिन कहते हैं। और यह दोहरे धागे के रूप में होता है जो आपस में गोंद युक्त पदार्थ जैसे सेरिसिन से जुड़ा होता है। अब सेरिसिन क्या होता है? सेरिसिन यह गोंद जैसे पदार्थ होता है, जो रेशम के कीड़े के मुंह से निकलता है, उसे हम दोहरा धागा आपस में सटा रहता है, यानी कि जो दोहरा धागा होता है उसे सटा रहता है, इसी को हम सेरिसिन कहते हैं। तो फाइब्रिन और सेरिसिन आपको समझ में आ गया होगा। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फीड डॉग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि फीड डॉग का सिलाई मशीन से क्या उपयोग है। अब फीड डॉग जो सिलाई मशीन में फीड डॉग का उपयोग होता है वो किस प्रकार से मददगार है, इसका उपयोग कहाँ और कब होता है। तो सबसे पहली बात ये होता है दोस्तों कि सिलाई करते समय आपको जो प्रेशर फुट होता है, प्रेशर फुट की मदद से कपड़े को आगे या पीछे
फेंकना इसका कार्य होता है फीड डॉग का। फीड डॉग का क्या होता है, ये क्या करता है, कपड़े को आगे आगे फेंकता है और ये पीछे फेंकता है, तो इसी का काम होता है फीड डॉग का, जो हम प्रेशर फुट की मदद से करते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपका कि सिल्वर फिश वस्त्र पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। अब इसमें आप लोग लिखेंगे दोस्तों कि सिल्वर फिश जो होता है वो वस्त्र पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। सिल्वर फिश वस्त्र के रेशों को धीरे धीरे खा जाती हैं, जिससे वस्त्र नष्ट हो जाती हैं। यह एक प्रकार का कीड़ा है। अब जो सिल्वर फिश है, आप लोग समझते होंगे सिल्वर फिश क्या है, तो सिल्वर फिश मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि सिल्वर फिश जो होता है वो एक प्रकार का कीड़ा होता है। ये कीड़े ऊनी वस्त्र, कालीन, गलीचा आदि को पूरी तरह ही क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, ये इसको धीरे धीरे खा जाते हैं। तो इस वजह से इसका सिल्वर को यानी कि सिल्वर जो फिश होते हैं वो वस्त्र का प्रभाव इस प्रकार डालते रहते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर कि वनस्पति तंतु क्या है। 4 वनस्पति तंतुओं के नाम लिखिए। अब इसमें लिखेंगे उन प्राकृतिक रेशों को जिन्हें हम वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। वनस्पति जगत का मतलब जो रेशा होता है, जैसे वनस्पति होता है, वनस्पति जगत से मान लो वनस्पति जगह होती है, जैसे मान लीजिए आप जंगलों से प्राप्त होता है, तो वो वनस्पति जगह पे आती हैं। तो उन प्राकृतिक रेशों को जिन्हें हम वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं उसे हम वनस्पतिक तंतु कहते हैं। इन तंतुओं की रचना में मुख्य भाग जो होता है वो सेल्यूलोज का होता है। जो इसका जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज के अतिरिक्त इन तंतुओं की रचना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। तो यही हमारा वनस्पतिक तंतु होता है। उसका में इसके मुख्य रूप से 4 वनस्पति तंतु पाए जाते हैं। कौन कौन से, पहला तो आपका आता है फर्स्ट नंबर कपास। फर्स्ट नंबर में आपका आता है कपास, और सेकेंड नंबर में आपका आता है लिनन, थर्ड नंबर में जूट, और 4 नंबर में आपका हेम्प। तो ये 4 आपके जो वनस्पति कपास हैं वो वनस्पति तंतु हैं, वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं, कपास, लिनन, जूट और हेम्प। तो ये आपका हो गया वनस्पति तंतु। उसके बाद फिर आपका था आय के प्रकार। आय के प्रकार लिखिए। अब आय जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसमें भी आपको 4 प्रकार के आय पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर में आपका आता है मौद्रिक आय। सबसे पहले आपका मौद्रिक आय होता है। उसका फिर सेकंड नंबर पे आपका आता है वास्तविक आय। वास्तविक आय के बाद फिर आपका आता है मानसिक आय। उसका फिर आता है कुल आय, यानी कि टोटल जिसे कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के आपके आय पाए जाते हैं, मौद्रिक आय, फिर आपका वास्तविक आय, मानसिक आय और कुल आय। फिर आपका आता है 7 नंबर क्वेश्चन कि प्राकृतिक रेशों के नाम लिखिए। इसमें आपका आएगा प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से निम्नलिखित रूप से पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर आपका आता है कपास। ये प्राकृतिक रेशों में आते हैं। कपास आपका हो जाता है, ऊन आता है, रेशम, सोना, चांदी, एस्बेस्टस, जूट, सीसल, यानी कापोक, पिना, ये सारे आपके आते हैं प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत। तो ये आपको कहाँ से मिलेंगे, ये प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत। तो प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से कौन से होते हैं, कपास, ऊन, रेशम, सोना, चांदी, एस्बेस्टस, जूट, सीसल, कापोक और पिना, ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं आपके प्राकृतिक रेशों के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानवीय संसाधन किसे कहते हैं। अब मानवीय संसाधन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब आपका आता है कि वे साधन जो व्यक्ति में पाए जाते हैं, इसमें लिखेंगे मानवीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो व्यक्ति में पाए जाते हैं। व्यवस्थापन की प्रक्रिया इन साधनों का महत्व तो अमानवीय साधनों की अपेक्षा अधिक होता है। ग्रास एवं क्रेंडल जी के अनुसार कहा गया है ये मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर में तो आपका आता है समय। ये मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन मुख्य रूप से 6 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे समय, सेकेंड नंबर पे आपका ज्ञान, और थर्ड नंबर में आपका आता है शक्ति, फोर्थ नंबर में अभिवृत्तियाँ, 5 नंबर में आपका आता है कौशल, और 6 नंबर में आपका आता है रुचियाँ। तो ये मुख्य रूप से मानवीय संसाधन पाए जाते हैं। समय, ज्ञान, शक्ति, अभिवृत्तियाँ, कौशल और रुचियाँ, ये आपके आते हैं
मानवीय संसाधन के अंतर्गत। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है योजना। योजना किसे कहते हैं? अब योजना क्या है, योजना के बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। योजना होता है कि योजना का अभिप्राय यह है कि हम यह निर्णय कर लें कि हमें ये करना है। योजना का मतलब होता है दोस्तों कि किसी चीज़ को हम एकजुट होकर उस पे हम ज्ञान अर्जित कर उसको हम अमल करें या उस पे हम कार्य करें, और वो कार्य करने से पहले हम उसको निर्णय करें कि हमें ये करना है, ऐसे करना है, तो ये हमारा आता है योजना के अंतर्गत। तो इस प्रकार की योजना, यही हमारी योजना के अंतर्गत आता है। जैसे कहा जाता है कि योजना का अभिप्राय यह है कि हम यह निर्णय कर लें हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना, तथा उस काम को करने के लिए हमें किस प्रकार का सहयोग या साधन मिलेगा। योजना हमेशा कार्य करने से पूर्व बनाई जाती है। यानी कोई भी कार्य करेंगे आप तो आपको क्या होता है, जब कोई भी कार्य करेंगे आप तो योजना को आपको बनाना सर्वप्रथम सर्वोपरि माना गया है। उसके बाद में फिर आपका आता है 10th नंबर निर्णय। निर्णय कितने प्रकार के होते हैं? अब आप निर्णय किस प्रकार लेते हैं? निर्णय का मतलब होता है कि आप लोग निदान, यानी कि किसी चीज़ को हमें निदान दिया जाए, तो ये होता है निर्णय। अब ये जो निर्णय है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से पाया जाता है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आपका आता है व्यक्तिगत निर्णय, और सेकंड नंबर आता है सामूहिक निर्णय। व्यक्तिगत निर्णय वह निर्णय है जो प्रथम प्रकार का व्यक्तिगत निर्णय होता है, जब परिवार की सामूहिक समस्या को हल करने के लिए परिवार का कोई एक सदस्य व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेता है, तो वो क्या आता है? व्यक्तिगत निर्णय के अंदर। अब सेकंड नंबर सामूहिक निर्णय। अब ये इसमें आपका आता है कि परिवार में कभी कभी ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे पूरा परिवार प्रभावित होता है, तथा समस्या का हल करने के लिए परिवार के समस्त सदस्य प्रयास करते हैं तथा परस्पर विचार विमर्श के पश्चात ही किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, और इस प्रकार के निर्णय सामूहिक निर्णय कहते हैं। सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया कठिन होते हैं और वे श्रेष्ठ माने जाते हैं। यही बुद्धि और विवेक का सबसे मेन पॉइंट होता है। तो ये आता है आपका निर्णय के बारे में। फिर आपका आता है 10th। ये आपका मैंने आपको 10th क्वेश्चन यानी कि सारे क्वेश्चन सेक्शन ए के यानी खंड आ के हमने आपको बता दिया है। तो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया सेक्शन ए के। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, प्रश्न सारे अच्छे लगे, पढ़ाने में अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खंड बा में आपका आता है फिर आपका सेक्शन बी में केवल 4 प्रश्न करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो आपको 150 शब्दों में देना है। टोटल आपको 150 शब्दों में देना है। अब आपका आता है कपास। कपास की विशेषताएं। अब आपको कुल टोटल मिलाइए कपास की विशेषताएं लिखनी है। कपास की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपका आता है कपास की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है संगठन। संगठन का मतलब होता है दोस्तों कि जो कपास का तंतु होता है वो मुख्यतः सेलुलोज रेशो का बना होता है। इसमें 82 से 90% का जलांश और 5 से 8% तक अन्य प्राकृतिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। सेकंड नंबर आता है रचना व रूप। ये कपास की रचना व रूप कैसे होते हैं, रचना और रूप कैसा होता है, इसमें लिखेंगे आप लोग। इसमें अणुवीक्षण यंत्र द्वारा, यानी कि जब रचना या यंत्र रूप होता है तो इसको हम अणुवीक्षण यंत्र द्वारा देखते हैं। और कपास का तंतु चपटा बल खाए फीते के समान होता है। जब यह कच्चा होता है तो बनावट में नली के समान होता है और नली में रस भरा होता है। जब यह पक जाता है तो उसका रस सूख जाता है और नली नष्ट हो जाती है। तंतु फीते के समान दिखाई देता है। इसका कारण कपास तंतुओं में ना तो चमक होती है और न ही लचक। फिर आता है लंबाई और व्यास। लंबाई और व्यास में साधारण लंबे कोयों वाली कपास का व्यास अत्यधिक सुंदर होता है। तंतु के व्यास में 12 से 20 माइक्रोन की विभिन्नता पाई जाती है। इसके रंग कैसे होते हैं? समस्त प्राकृतिक तंतुओं का जो तंतु है वो सफ़ेद रंग का होता है, किंतु कच्ची कपास में नाइट्रोजन के तत्व होने के कारण इसका रंग भूरापन होता है और ब्लीचिंग करने से इसकी सफ़ेदी क्या होती है? बढ़ जाती है। फिर आता है 5 नंबर, इसकी स्वच्छता कैसी होती है? 5 नंबर में आपका आता है स्वच्छता। कपास का तंतु दूसरे चिकने तंतुओं जैसे रेशम हो गया, लिनन हो गया, रेयान के समान तो स्वच्छ होता है, किंतु यह तंतुओं की अपेक्षा इसकी धुलाई अत्यधिक सरलतापूर्वक की जा सकती है। फिर आता है 6 नंबर। 6 नंबर आपका रगड़ का अभाव। सूती वस्त्र अधिक मजबूत होते हैं तथा भीगे रहने पर इनकी मजबूती और भी बढ़ जाती है, पर इनकी जो इनकी
की अवस्था है वो रगड़ने यहाँ तक कि पीटने का भी उनका कोई प्रभाव, हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर आपका आता है 7 नंबर संकुचन। अब संकुचन कैसे होता है? मौलिक रूप से कपास के रेशे जो है वो सिकुड़ते नहीं हैं, वे स्थिर रहते हैं, परंतु वस्त्र निर्माण के समय की खींचातान तथा परिष्कृत और परिसज्जा की विधियों के प्रभाव से कभी कभी तैयार वस्त्र पानी में डालकर सिकुड़ जाते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रश्न, ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच के प्रभाव में आता है श्वेत यानी कि सूती वस्त्रों का आसानी से बिना किसी डर के ब्लीच किया जा सकता है। इन पर किसी का ब्लीच का प्रयोग किया, जैसे सोडियम हाइड्रोफ्लोराइड के हो गए, आपका जो घरेलू का भी सर्वोत्तम प्रणाली है। फिर आता है ताप। इन पर ताप क्या होता है? ताप का प्रभाव और दाहता। कपास के रेशे में अन्य सभी रेशों की अपेक्षा ताप सहन क्षमता की अधिक होती है, परंतु 300 डिग्री की फ़ारेनहाइट तक पहुंचाने के बाद सूती वस्त्र झुलसने लगता है और 475 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंचने पर ये जलने लगता है। फिर आपका आता है प्रकाश एवं ताप प्रभाव। प्राचीन वस्त्रों की सुरक्षा के लिए इन्हें एसिड प्रूफ कागज़ में पैक करके रखना पड़ता है। कपास का रेशा लगातार सूर्य की किरणों के उद्भासन में रहने पर निर्बल पड़ने लगते हैं। फिर आता है फफूंदी का प्रभाव। अब इसमें जो कपास का जो फफूंदी का प्रभाव होता है वो किसका प्रभाव कैसे होता है? सूती वस्त्रों का जो आर्द्रावस्था में बहुत दिनों तक बंद स्थान पर रहने से उन पर फफूंद लग जाती है और फफूंदी के स्थान पर काली चित्तियाँ पड़ जाती हैं, वस्त्र गल जाते हैं। फफूंदी वाले वस्त्र में दुर्गंध आने लगती हैं। मांड वाले वस्त्र में फफूंदी और भी जल्दी लगती हैं। तो ये आपका आता है फफूंदी के प्रभाव। फिर आता है 12 नंबर यानी कि अपघर्षण प्रतिरोधकता। जो लगातार रगड़ के स्थान पर वस्त्र घिस जाता था कच्चा हो जाता है। 13 नंबर आपका आता है नेक्स्ट पसीने का प्रभाव। पसीने के प्रभाव आपका कपास के रेशे पे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि एक ही वस्त्र बार बार पसीने के संपर्क में रहे और उसे धोकर पसीने से मुक्त ना किया जाए तो कपड़ा सड़ गल जाता है। फिर आता है वैद्युत संवाहिता। इसमें आपका आता है कि कपास विद्युत का संवहन करता है, अतः इस पर कभी भी अत्यधिक विद्युत प्रभाव निर्मित नहीं होता है। फिर आता है घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व। इसके घनत्व क्या है और विशिष्ट गुरुत्व क्या है? तो कपास एक अपेक्षाकृत उच्च घनत्व का रेशा है। इसका जो विशिष्ट गुरुत्व है वो 1.54 का होता है, जिसका विशिष्ट क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व होता है वो 1.54 का है, जबकि इसका नायलॉन जो होता है वो 1.14 का होता है। और इसी वजह से ये इसका जो इस कपड़ा का कपास का कपड़ा होता है वो अपेक्षाकृत वजनी प्रतीत होता है। तो ये आपका हो गया सेकंड नंबर। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, धागों के प्रकार को संक्षेप में लिखिए। में आप लोग लिखेंगे दोस्तों धागों के प्रकार में। धागों के प्रकार में आपका आता है कि सूत्रों का वर्गीकरण और पहचान धागों के प्रकार यानी कि ऐंठन या घुमाव की मात्रा और भागों की संख्या द्वारा किया जाता है। धागों के प्रकार हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कि धागों के प्रकार तंतुओं की लंबाई और समांतर रूप से विशिष्ट रूप से अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। सूत्र के नाम सामान्यतः प्रकार पर आधारित होता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट नंबर आता है सादे सूत्र, सेकंड नंबर टेक्स्चर सूत्र और थर्ड नंबर आता है स्पंज सूत्र। अन्य आधारों का पर वर्गीकरण बात करें तो सादे सूत्र में इकहतरा सूत्र आता है और प्लाय सूत्र और कार्डिया रस्सी सूत्र, और सेकंड नंबर में आता है नोवेल्टी सूत्र। संरचना के आधार पर यह आता है प्लाय सूत्र, केबल सूत्र और दोहरे सूत्र, नोवेल्टी सूत्र। तो ये आते हैं इकहरा सूत्र। अब आपका आता है इकहरा सूत्र, नहीं सादे सूत्र में। इसमें आता है इकहरा सूत्र में कि इकहरा सूत्र प्रथम घुमावना और क्रिया का उत्पाद है जो कताई मशीन द्वारा बनाया जाता है। सेकंड नंबर आपका आता है यानी कि सादे सूत्र में पलाय सूत्र। अब पलाय सूत्र क्या होता है? पलाय सूत्र द्वितीय घुमाव क्रिया में बनता है जिसमें 2 या 2 से अधिक इकहरी सूत्र को मिलाया जाता है, या जो घुमाव जिस मशीन द्वारा किया जाता है उसे ट्विस्टर कहा जाता है। फिर आता है थर्ड नंबर यानी कि सादे सूत्र में कार्ड या रस्सी। कार्ड की जो तीसरी घुमाव प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जिसमें प्लाय सूत्रों को आपस में घुमाव दिया जाता है। फिर आता है 4 नंबर केबल सूत्र। इसमें आता है 2 या 2 से अधिक सूत्र यानी आपस में जो घुमाव द्वारा मिलाने पर केबल सूत्र बनता है, वो सामान्य रूप से इन्हें हम प्लाय सूत्रों को आपस में विपरीत दिशा में घुमाव देते हुए बनाते हैं। फिर आपका आता है 5 नंबर दोहरे सूत्र यानी कि संरचना के आधार पर। अब आपका आता है
संरचना क्या है, दोहरे सूत्र। ये आता है अन्य प्रकार की जो सूत्र है वो संरचना दोहरे सूत्र की होती है। इसमें दो या दो से अधिक गहरे धागों को बुनाई प्रक्रिया में एक धागा माना जाता है, किंतु यह धागे आपस में घुमाव लिए हुए नहीं होते हैं। फिर आता है नोवेल्टी सूत्र। ये नोवेल्टी सूत्र क्या है? अब इसमें आपका है नोवेल्टी सूत्र में कि कताई प्रक्रिया में घुमाव की मात्रा में भिन्नता लाकर या विभिन्न डायमीटर के विभिन्न मात्रा में घुमाव वाले सूत्र के बने वस्त्र सामान्यतः उतने मजबूत नहीं होते जितने समान रूप से स्पन किए हुए एक समान सूत्र से बने वस्त्रों के होते हैं। तो ये आते हैं नोवेल्टी सूत्र। अब नोवेल्टी सूत्र को जिन ट्विस्टर्स से बनाया जाता है वे विशिष्ट अटैचमेंट लगे होते हैं जो कि विभिन्न प्लाई को विभिन्न तनाव और गति पर बनाते हैं, जिसमें ना तो ढीलापन, धुंधलापन, घुमाव और लूप के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये आता है आपका नोवेल्टी के अनुसार। उसके अनुसार फिर आपका आता है नेक्स्ट 4th नंबर आता है कि विभिन्न प्रकार के नाप लेने की विधियाँ लिखिए। अब आपका आता है जैसे विभिन्न प्रकार के जो वस्त्रों को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के नाप की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपका ब्लाउज हो गया, कुर्ता हो गया, फ्रॉक हो गया, कोट हो गया, कमीज हो गया, शर्ट हो गया आदि वस्त्रों का निर्माण करने के लिए हम ऊपरी भागों के अंगों का नाप लेते हैं। उसके बाद में फिर ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं जो आपको नाप की ज़रूरत। जैसे इसमें आपको बताया लिखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ का आपको नाप लेना पड़ता है। अब जैसे आपका आता है 1st नंबर सीने की नाप लेते हैं, 2nd नंबर लंबाई की नाप लेते हैं, कमर की नाप लेते हैं, गले की नाप लेते हैं, पुट की नाप लेते हैं और पुट व आस्तीन का नाप लेते हैं। तो इस तरीके से आप नाप लेते हैं। उसके बाद फिर आपका आता है बॉडी की लंबाई का नाप। अब 1st नंबर में आपका आता है केवल छाती का नाप लेना होता है। इसमें इस विधि में केवल आपका आता है यानी कि चेस्ट का आप नाप लेते हैं तो अन्य अंगों का नाप स्वतः निकाल ली जाती है। इसके पश्चात वस्त्र की जो कटिंग की जाती है, यथा यदि किसी व्यक्ति को जो चेस्ट है वो 36 इंच का है तो गला काटने के लिए उनमें 1.16 और 1/8 का पुट के लिए 1/6 आदि विभिन्न अंगों की नाप निकाली जाती है। परंतु इस विधि से सिलाई करने पर त्रुटियां भी रह जाती हैं। इसलिए आपको यहाँ पे जो दो व्यक्तियों के जो चेस्ट हैं उनकी नाप समान होने पर लंबाई, पुट आदि में अंतर पाया जाता है। फिर आता है 2nd नंबर कि शरीर के आवश्यक अंगों का नाप लेना, यानी कि जो शरीर के आवश्यक है उसके अंग के नाप कैसे लेते हैं। इस विधि में आप शरीर के सभी आवश्यक अंगों के नाप लेना आवश्यक पड़ता है। मान लीजिए जैसे आप एक बालिका का आप एक लड़की का आप फ्रॉक बना रहे हैं, उसमें आपको बालिका की लंबाई, चौड़ाई और उसका कमर का नाप, पुट का नाप, आस्तीन एवं गले के नाप भी लेने आवश्यक होते हैं। और इनको अनेक विधि से आप काट के बना सकते हैं, क्योंकि वस्त्र शरीर के आकार के अनुसार काट कर बनाया जाता है और इस विधि से सिलने वाले वस्त्र शरीर के फिट बैठते हैं। इनकी फिटिंग अच्छी होती है और यह वस्त्र देखने में सुंदर लगता है। तो इस प्रकार से आप अनेक प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे भी आपको आता है आप लिख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के नाप लेने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपका आता है 5 नंबर प्रश्न कि वस्त्र विज्ञान की जानकारी से क्या क्या लाभ हैं। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों कि वस्त्र विज्ञान के जानकारी से लाभ। 1st नंबर में आपका आता है कि वस्त्रों के महत्व को समझना। सबसे पहले आपको वस्त्र के महत्व को समझना है। वस्त्रों के मानव जीवन में बहुमुखी महत्व है। वस्त्र विज्ञान में इस बहुमुखी महत्व का अध्ययन किया जाता है। 2nd नंबर में आपका आता है कि वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान। वस्त्र विज्ञान में वस्त्रों के रख रखाव का ज्ञान, वस्त्रों की सुरक्षा एवं वस्त्रों के संग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और वस्त्रों की सुरक्षा एवं उनकी रख रखाव का पूर्ण जिम्मेदारी क्या होता है, गृहिणी का होता है। 3rd नंबर आपका आता है वस्त्रों की विशेषताओं को जानना, यानी कि जो उनकी विशेषताएं हैं उसको जानना। वस्त्र विज्ञान के अध्ययन से गृहिणी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को विशेषताओं से भली भांति परिचित हो सकती हैं। कुछ वस्त्र अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं और कुछ वस्त्र देखने में काफ़ी सुंदर और मन को लुभाने वाले होते हैं, लेकिन शीघ्र फट जाते हैं। तो ये आते हैं आपके वस्त्रों की विशेषताएँ। 4 नंबर आपका आता है कि विशेष अवसरों पर वस्त्रों का चुनाव, यानी कि किस विशेष अवसर के लिए कौन सा रंग उपयोगी है और इसकी जानकारी वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत ही दी जाती है। प्रत्येक गृहिणी को विशेष अवसरों के लिए वस्त्र खरीदने की आवश्यकता है, इसलिए यदि गृहिणी को वस्त्र विज्ञान का समुचित ज्ञान है तो गृहिणी विशेष अवसरों के लिए उपयुक्त वस्त्रों की खरीदारी कर सकती है। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक है
5 नंबर है कि वस्त्रों के निर्माण संबंधी जानकारी। वस्त्रों के निर्माण की पूर्ण जानकारी वस्त्र विज्ञान में दी जाती है। कोई भी गृहिणी वस्त्र विज्ञान का अध्ययन से वस्त्रों में प्रयोग होने वाले धागे, तंतु, वस्त्रों की परिसज्जा आदि का ज्ञान भली भांति कर सकती हैं। और फिर 6 नंबर पॉइंट है उचित वेशभूषा पर निर्धारण। यदि गृहिणी का वस्त्र विज्ञान से समुचित ज्ञान है तो वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए सरलता से उचित वस्त्रों का चयन कर सकती हैं। तो ये इस तरीके से आप, अगर आपको वस्त्र विज्ञान की जानकारी है तो हर प्रकार से आप वस्त्रों का चयन कर सकते हैं। 6 नंबर आता है बैग कितने प्रकार के होते हैं और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आप लिखेंगे कि बैग कितने प्रकार के होते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि परिवार में आने वाली आय को विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करना व्यय कहलाता है। किसी भी परिवार में रहने वाले विभिन्न खर्चों को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट नंबर में हमने आपको पहले बताया था कि निश्चित व्यय, अर्ध निश्चित व्यय, अन्य व्यय और अचानक आने वाले खर्चे। अब जैसे निश्चित व्यय हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जो प्रत्येक परिवार के निश्चित समय में निश्चित रकम के रूप में करने पड़ते हैं। इन खर्चों को वह अपनी इच्छा के अनुसार कम या अधिक नहीं कर सकता है। इसके अंतर्गत जैसे मकान का किराया, पानी, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल के फीस, प्रोविडेंट फंड, बीमे की किस्त आदि, ये आपका आता है निश्चित व्यय के अंतर्गत। सेकंड नंबर आता है अर्धनिश्चित व्यय। इसमें आपका आता है कि जिन्हें इन खर्चों को इसमें लिखेंगे जो प्रत्येक परिवार में बिना परिवार का कार्य नहीं चलता है। जो ये खर्चा होता है वो बिना परिवार के खर्चे में कार्य नहीं चलता है, किंतु परिवार अपनी सुविधा के अनुसार इन खर्चों में यदि कमी करता है तो सुविधा अनुसार इन खर्चों पर होने वाला व्यय को बढ़ा भी सकता है। जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मनोरंजनात्मक हो गया, क्रियाओं पर होने वाले व्यय, ये आपका क्या होता है? अर्धनिश्चित व्यय होता है। थर्ड नंबर में आपका आता है अन्य व्यय। ये वो व्यय होते हैं जो परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए किए जाते हैं। जैसे धन का प्रबंध न होने पर खर्चों को बिल्कुल बंद भी किया जा सकता है। इनके अंदर से मनोरंजन क्रिया हो गया, विलासात्मक हो गया, आरामदायक वस्तुओं पर होने वाले व्यय आदि, ये सारे आता है अन्य व्यय वस्तुओं के। उसके बाद में फिर आपका आता है 4 नंबर, जैसे अचानक आने वाले खर्चे। अचानक आने, सडनली जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके बारे में। अब आता है कि प्रत्येक परिवार में कुछ ऐसे व्यय होते हैं जिनके विषय में या तो मालूम होता है कि ये व्यय आएंगे, पर कब कितनी मात्रा में आएंगे या नहीं मालूम होता है। जैसे परिवार के सदस्यों की बीमारी, अचानक परिवार में कुछ सदस्यों का आगमन, अचानक शहर से बाहर किसी खुशी या गमी में जाने की आवश्यकता अथवा मृत्यु होने पर खर्च। तो ये सारे आपका आता है सडनली इन्वेस्टमेंट, ये सडनली खर्च होते हैं। तो ये आपका आता है व्यय के प्रकार। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न थे सेक्शन बी के। उसका नाम फिर आपका आता है सेक्शन सी यानी खंड सा से। खंड सा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना है वो 450 शब्दों में देना है। 7वां प्रश्न है कि वस्त्र निर्माण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 8वां प्रश्न है कि समय व्यवस्थापन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएँ और वर्गों के लिखिए। 10th नंबर प्रश्न है कि रेशो को परखने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों को विस्तार से लिखिए। यानी कि ये जो आपके सेक्शन सी के प्रश्न दिए गए हैं खंडसा से, ये 2-2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें आपको इस वजह से नहीं बताते हैं क्योंकि आपको ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आपको थोड़ा समझने में भी दिक्कत आएगी और पढ़ने में भी थोड़ा बोरियत फीलिंग आती है। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ। और अगली वीडियो में मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ जो होम साइंस का होता है, उसमें आपको मैं लॉन्ग आंसर डाल करके आपको ये 2-2 वीडियो करके बना देंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर लेंगे और आपको टाइम भी मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो इस वजह से आपको ये सारे वीडियो के जो ये सारे प्रश्न जो अगली वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देंगे और आपको अच्छे से कुछ और टिप्स भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहे, क्योंकि मैं आपके साथ इतना कुछ करता हूं तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। दोस्तों ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ते रहिए। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th, जितने भी सेमेस्टर की सारी परीक्षाएँ हो रही हैं और ईयर्स की भी परीक्षाएँ चल रही हैं, सबके लिए मैं जल्द से जल्द मॉडल पेपर तैयार करके
प्रस्तुत करूँगा और अच्छे से तैयारी कराने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।